नमस्ते बच्चों, आज मैं क्लास 9 स्पर्श का पाठ धूल इसका एमसीक्यू प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इस बार आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे और इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श इसका मैं सारा एमसीक्यू बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। उनको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे धूल चैप्टर का एमसीक्यू। इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है, जो पार्ट है उसका ही पैराग्राफ है, तो उसी को पहले पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू समझ में आपको आ जाएगा। तो पैराग्राफ इस तरह है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। यानी गांव में जब आप जाएंगे तो वहां पर गर्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लोग धूल को धूल ही बोलते हैं। और धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छुपे हुए सूरज की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। तो यहाँ पर लेखक धूल का बहुत ही सुंदर इस पाठ में वर्णन किए हैं कि धूल का भी महत्व होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं गांव में खासकर देखेंगे कि वे धूल में किस तरह से खेलते हैं और उसके शरीर पर जब धूल मिट्टी लगा रहता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और धूल की यह खासियत है कि बच्चे उसमें मजबूती भी प्रदान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मजबूती उसको मिलती है, एक्सरसाइज उसका होता है बच्चे लोग जब खेलते हैं। तो इस पाठ में इसी धूल के बारे में बताया गया है। तो ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ के नीचे देखिए कितने प्रश्न बनेंगे, उसका एमसीक्यू इसमें दिया गया है। पहला प्रश्न है, ग्राम भाषाओं की क्या विशेषता है? क, ग्राम भाषाएं साहित्यिक होती हैं। ख, ग्राम भाषाएं धूल की जगह गर्द का प्रयोग करती हैं। ग, ग्राम भाषाएं धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करती। घ, ग्राम भाषाओं में धूल का वर्णन नहीं मिलता। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि ग्राम भाषाओं की क्या विशेषता है। इसका उत्तर है ग, ग्राम भाषाएं धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करती। तो अब अभी आप देखे होंगे इस पैराग्राफ में पहला ही लाइन में यह दिया हुआ है कि ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करता है। तो अब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप कितना आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो इसका इसी तरह दिया है। दूसरा प्रश्न है, लीक पर बैलगाड़ी के निकल जाने पर धूल किस प्रकार दिखाई देती है? क, रुई के बादलों की तरह। ख, एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति। ग, उपर्युक्त दोनों। घ, गर्द की तरह दिखाई देती है। तो इसमें उपर्युक्त दोनों है, मतलब रुई के बादल की तरह भी दिखाई देती है और एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति। तो इस पैराग्राफ से आप मिलाएंगे तो इसका आंसर सटीक बैठता है। तीसरा प्रश्न, धूल किसका नाम है? क, जो फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। ख, जो शिशु के मुख के सौंदर्य को बढ़ा देती है। ग, जो चांदनी रात में मेले में जाने वाली गाड़ियों के पीछे चलती है। घ, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो धूल किसका नाम है? तो इसमें आप देखेंगे कि क, ख, ग तीनों उत्तर सही है, तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। घ का उत्तर, इसका उत्तर घ होगा। चौथा प्रश्न, धूल किस शब्द के रूप में अमर हो गई? क, गोधूली के रूप में। घ, रुई के बादल के रूप में। ग, सूरज की किरणों के रूप में। घ, रेणु के रूप में। तो धूल किस रूप शब्द के रूप में अमर हो गई है? इसका उत्तर है क, गोधूली के रूप में। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धूल का पर्याय है? क, गर्द। ख, रेणु। ग, मिट्टी। घ, कीचड़। तो गर्द जो है वह धूल का पर्याय है और यही 5 का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। आगे भी आपको एमसीक्यू है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश जिले के ऊंच गांव सानी में सन डैश हुआ, मतलब कब हुआ? क, सन 1922 में। ख, सन 1912 में।
ग सन 1902 में, घ सन 1932 में। तो रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश जिले के ऊंच गांव सानी में कब हुआ था? सन 1912 ईस्वी में हुआ था। ख उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, धूल निबंध का उद्देश्य क्या है? क ग्रामीण संस्कृति तथा जीवन के महत्व को समझना, ख धूल के लाभ बताना, ग शहरी संस्कृति की आलोचना करना, घ ग्रामीण और शहरी संस्कृति की तुलना करना। तो धूल निबंध का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है क ग्रामीण संस्कृति तथा जीवन के महत्व को समझना। तीसरा प्रश्न है, धूल किसका प्रतीक है? क जन जागरण का, ख पवित्रता का, ग जन संस्कृति का, घ देश की उन्नति का। तो धूल किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ग जन संस्कृति का। चौथा प्रश्न है, लेखक बालकृष्ण के मुख पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? क धूल स्वास्थ्यवर्धक है, ख धूल बालकृष्ण के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती है, ग बालकृष्ण की पहचान धूल के ही कारण होती है, घ ग्रामीण बच्चे धूल से ही अच्छे लगते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? इसका सही उत्तर है ख धूल बालकृष्ण के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती है। पांचवा प्रश्न है, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? क क्योंकि उसके अनुसार धूल से उसका शरीर गंदा हो जाता है, ख उसके अनुसार धूल में गंवार लोग रहते हैं, ग वे अपने को श्रेष्ठ नागरिक समझते हैं, घ धूल से उनका स्वास्थ्य खराब होता है। तो हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? इसका उत्तर है क क्योंकि उसके अनुसार धूल से उसका शरीर गंदा हो जाता है। छठा प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? क स्वादिष्ट व्यंजन के सुख को, ख देश विदेश के भ्रमण के सुख को, ग मिट्टी में खेलने व अखाड़े की मिट्टी में शरीर को रगड़ने के सुख को, घ भौतिक सुखों को। तो लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? इसका सही उत्तर है ग मिट्टी में खेलने व अखाड़े की मिट्टी में शरीर को रगड़ने के सुख को। सातवां प्रश्न है, जीवन के सार तत्वों का मिट्टी से क्या संबंध है? क जो सार तत्व मिट्टी में वह हमारे शरीर में नहीं है, ख मिट्टी में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ग हमारे शरीर को अनेक तत्व धरती से ही प्राप्त होते हैं, घ जो सार तत्व हमारे शरीर में है वे सभी तत्व धरती में भी होते हैं। तो जीवन के सार तत्वों का मिट्टी से क्या संबंध है? इसका सही उत्तर है घ जो सार तत्व हमारे शरीर में है, जैसे क्षिति जल, पावक, गगन, समीरा, इतना चीज जो होता है यह सारे हमारे शरीर में भी है, वही सभी तत्व धरती में भी होते हैं। तो यानी जो सार तत्व हमारे शरीर में है वे सभी तत्व धरती में भी होते हैं, इसीलिए जीवन के सार तत्वों का मिट्टी से संबंध है। आठवां प्रश्न, धूल और मिट्टी में क्या अंतर होता है? क धूल और मिट्टी में कोई विशेष अंतर नहीं है, ख मिट्टी ठोस रूप में कहा जाता है, और ग है मिट्टी जब महीन हो जाती है तो वह धूल बन जाती है, घ है धूल और मिट्टी में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या है धूल और मिट्टी में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर होगा ग मिट्टी जब महीन हो जाती है, बहुत ही बारीक हो जाती है, तो वह क्या हो जाती है? धूल बन जाती है। 9 नंबर प्रश्न है, निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला में आने के आग्रह को लेखक ने कविता की विडंबना क्यों कहा है? क गोधूली का शहरों में कोई काम नहीं, ख गोधूली एक विशेष समय को कहा जाता है, ग गोधूली एक साहित्यिक शब्द है, घ जहाँ गो वही धूली, इसलिए गोधूली केवल गांव की ही संपत्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या है? निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला में आने के आग्रह को लेखक ने कविता की विडंबना क्यों कहा है? उत्तर है घ जहाँ गो वही धूली, इसलिए गोधूली केवल गांव की ही संपत्ति है। 10 नंबर प्रश्न है, गोधूली गांव की संपत्ति क्यों है? क क्योंकि गाय गांव में ही होती है, अतः उसके खुरों से धूल भी गांव में ही होगी। ख इस पर गांव वालों का ही अधिकार है। ग शहरियों को गोधूली से घृणा है। घ नगरवासियों को गोधूली नहीं प्राप्त होती। तो क्या है प्रश्न? गोधूली गांव की संपत्ति क्यों है? इसका सही उत्तर है क क्योंकि गाय गांव में ही होती है, अतः उनके खुरों से धूल भी गांव में ही होगी। 11 नंबर प्रश्न, लेखक ने धूल की महिमा का वर्णन करने के लिए किस रूपक का प्रयोग किया है? क
नयनतारा, ख बालकृष्ण, ग भोलानाथ, उपर्युक्त सभी। तो लेखक ने धूल की महिमा का वर्णन करने के लिए किस रूपक का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न है, श्रद्धा, शक्ति और स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? क धूल का स्पर्श करके हम उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। ख धूल को मस्तक में लगाकर देश के प्रति भक्ति का परिचय दिया जाता है। ग धूल भरे बालक को गोदी में उठाकर हम अपने स्नेह का प्रमाण देते हैं। घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो श्रद्धा, शक्ति और स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। यानी क ख ग में जो भी बात है सारे बात सत्य हैं। 13 नंबर प्रश्न है, अभी तो उन्होंने अपने अटूट होने का प्रमाण दिया है, इस कथन में उन्होंने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? क व्यापारियों के लिए, ख राजनीतिज्ञों के लिए, ग किसान मजदूर और जवानों के लिए, घ कलाकारों के लिए। तो अभी उन्होंने अपने अटूट होने का प्रमाण दिया है, इस कथन में उन्होंने शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है ग किसान मजदूर और जवानों के लिए। 14 नंबर प्रश्न है, इस निबंध में रामविलास जी ने किस शैली को अपनाया है? क व्यंग्यात्मक शैली, ख उद्धरण शैली, ग विचारात्मक शैली, घ उपर्युक्त सभी शैलियाँ। तो इस निबंध में रामविलास जी ने किस शैली को अपनाया है? इसका सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी शैली। यानी व्यंग्यात्मक शैली भी है, उद्धरण शैली भी है, विचारात्मक शैली भी है। तो उपर्युक्त सभी शैलियों का प्रयोग किया गया है इस निबंध में। 15 नंबर का प्रश्न है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, पंक्ति में कवि मैथिली शरण ने किसको धूल भरे हीरे कहा है? क जो ग्रामीण पृष्ठभूमि और गरीबी के जीवन से ऊपर उठकर देश के लिए महान कार्य करते हैं। ख जो देश की उन्नति में सहायक होते हैं। ग जो अच्छे कलाकार होते हैं। घ जो महान होते हैं। तो जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, पंक्ति में कवि मैथिली शरण ने किसको धूल भरे हीरे कहा है? इसका सही उत्तर है क जो ग्रामीण पृष्ठभूमि और गरीबी के जीवन से ऊपर उठकर देश के लिए महान कार्य करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, धनाढ्य वर्ग किस प्रकार अपने को सुंदर दिखाना चाहता है? क अच्छे वस्त्र पहनकर, ख कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करके, ग आभूषणों को पहनकर, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो धनाढ्य वर्ग किस प्रकार अपने को सुंदर दिखाना चाहता है? इसका उत्तर होगा घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। यानी वे अच्छे वस्त्र पहनकर दिखाना चाहता है दूसरों को। ख कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करता है सुंदरता बढ़ाने के लिए, और आभूषणों को पहनकर दूसरे को अहंकार दिखाता है कि हम बहुत ही धनाढ्य हैं। तो धनाढ्य वर्ग किस प्रकार अपने को सुंदर दिखाता है? इन तीन चीज़ों को दिखाकर, दिखावा करके अपने को सुंदर दिखाना चाहता है। 17 नंबर प्रश्न है, धूली को सबसे अधिक महत्व किसने दिया है? क हमारे राजनीतिज्ञों ने, ख हमारे साहित्यकारों ने, ग किसानों और जवानों ने, घ साधु संतों ने। तो धूली को सबसे अधिक महत्व किसने दिया है? इसका सही उत्तर है ग किसानों और जवानों ने। अब देखिए बच्चों, इसमें 17 प्रश्न है और 17 प्रश्न का यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, और मैं सारे प्रश्न के उत्तर में टिक लगा दी हूँ, इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें इस सारे प्रश्न के उत्तर सटीक रूप से मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें सारे सटीक उत्तर दिए गए हैं और सटीक प्रश्न है। तो बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।